सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के इतिहास विषय का पाठ 7 देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना का आगे का प्रकरण व्यवसाय के लिए शिक्षा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि कैसे ब्रिटिश शासन के दौरान विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ा और अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे। तो उसी समय एक विलियम जोन्स नाम के व्यक्ति थे जो कि विद्वान होने के साथ साथ कानून के जानकार होने के साथ साथ एक भाषाविद भी थे। और उन्हीं के साथ एक और ऐसे ही विद्वान थे, हेनरी थॉमस कोलब्रुक। ये दोनों भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे और इन दोनों ने प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने विचार पहुंचाने में जुट गए थे। और इनके विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। इनका ये मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे पहले से ही वे परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं, यानी जिनका वे सम्मान करते हैं। उन्हें नए विषयों की शिक्षा ना दी जाए और ऐसा करके ही वो भारत के लोगों का दिल जीत सकते हैं। भारत के लोग इन अजनबी शासकों का आदर मान सम्मान कर सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर मदरसे खोले गए, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और इस तरह से इन कॉलेजों के अंदर संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन बहुत सारे अंग्रेज अफसर ऐसे भी थे जो इस प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका ये मानना था कि पूर्व का समाज ज्ञान और त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। पूर्व से मतलब था कि जो एशिया है वो पूर्व दिशा में है, भारत एशिया के अंदर पूर्व दिशा में स्थित है और जो ये अंग्रेज हैं ये इंग्लैंड से आए थे, वो थी पश्चिम दिशा। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि पूर्वी साहित्य या पूर्व का समाज है वो त्रुटियों से भरा हुआ है। और इन आलोचना करने वालों में सबसे प्रमुख थे जेम्स मिल और इनका ये मानना था कि शिक्षा के जरिए व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए जो कि शिक्षा उनके काम में आए। और ऐसे ही एक और थे प्रमुख आलोचक थॉमस बेबिंगटन मैकाले और इनका ये मानना था कि पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड के ज्ञान के बराबर नहीं है। ये थे मैकाले, हमने देखा था। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि जो मैकाले है उसी के विवरण के आधार पर 1835 में अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था और अंग्रेजी को उन्होंने उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया और धीरे धीरे स्कूलों में भी अब अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी थी। तो इसी के चलते ही आगे हम पढ़ेंगे कि व्यवसाय के लिए शिक्षा कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर से दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ होंगे, यानी कि अगर यूरोप की शिक्षा को हम अपनाते हैं तो इससे व्यक्ति को व्यवहारिक लाभ होगा। तो इस दस्तावेज से यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। उनके मुताबिक कि यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यानी इनका ये मानना था कि अगर यूरोप की शिक्षा ग्रहण करते हैं भारतीय तो भारतीयों को व्यापार का विस्तार होगा, उनका व्यापार फैलेगा और उससे मिलने वाले लाभ को वो समझ सकेंगे और इससे देश का भी विकास होगा। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा।
यानी कि वो इन अंग्रेज़ों जैसे अपने जीवन जीना शुरू करेंगे, उनकी तरह पहनना, उनकी तरह रहना, बिल्कुल पश्चिमी जीवन शैली को अपनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो वहाँ की वस्तुएं हैं उनकी मांग बढ़ेगी, ब्रिटिश वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और तब यहाँ के लोग यानी भारत के लोग यूरोप में बनी हुई चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से व्यापार के लिए शिक्षा दी गई। इसके बाद देखो कि वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारत के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे, और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं होगी। क्योंकि हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि कैसे सिपाहियों ने वो विद्रोह किया था, किसानों ने विद्रोह किया था, है ना, किसान आंदोलन हुए थे। तो इनका ये मानना था कि अगर यूरोप की शिक्षा इन्हें दी जाती है तो इससे भारत के लोग और ज़्यादा भरोसेमंद और ईमानदार होंगे। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और ना ही शासन के लिए आवश्यक गुण पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। कई सरकारी विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो सके। विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कई कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी और स्कूली शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन के प्रयास किए गए। यहाँ देखो, यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क और था कि 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। यानी जब ये वुड का नीति पत्र है वो लागू हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राच्यवादियों का विरोध था वो अब उनका विरोध होने लगा और जो इनके आलोचक थे उनकी विजय हुई। अभी इसमें क्या कहा गया कि हमें जोर देकर यह कहना चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। यानी भारत के अंदर यूरोप की ज्ञान का, उसकी संस्कृति का प्रसार करना है। इसके बाद देखो कि नीचे आपको एक ये चित्र दिखाई दे रहा है कि कैसे ये 19वीं सदी में जो बम्बई विश्वविद्यालय बना था, देखो कितनी भव्य इमारत है ना। तो अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद देखो कि नैतिक शिक्षा की मांग हुई। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। इन प्रचारकों का ये मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। तो 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को यह भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से जो स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज भी खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में अब आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी तरह की भी छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। और देखो यहाँ ऐसे ही एक ईसाई प्रचारक हैं विलियम केरे, जिसने सेरामपुर में मिशन की स्थापना में सहयोग किया था। यानी इनका ये मानना था कि नैतिकता का जो उत्थान है वो केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। और नीचे देखो आगे कि ये रहा कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज, जिसकी स्थापना में विलियम कैरे ने सहयोग किया था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।